नमस्ते बच्चों। तो आज अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन यानी स्थिरघाती मिश्रण या फिर विलेन बोलते एक ही बात है। ठीक है, इस टॉपिक का जितना इंपॉर्टेंस है अपने सिलेबस में वो शायद इस चैप्टर के अंदर किसी और टॉपिक का नहीं है। और इस टॉपिक की यदि मैं चर्चा करना चाहूँ तो अपने बुक के हिसाब से करूँ तो मात्र 5 मिनट के अंदर इस टॉपिक को खत्म किया जा सकता है, जो मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि फिर ना आप वही है कि रेक्टाफिकेशन करना पड़ेगा, और जो भ्रांति है केमिस्ट्री के लिए लोगों के मन में कि ये रेक्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है, तो ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो एक बहुत बेस्ट मिलने वाला है इस टॉपिक के ऊपर, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है इसके बाद। ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये टॉपिक पढ़ाने के बाद और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना प्रॉमिस है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे जो स्थिरघाती विलयन है उसका जो क्वथनांक, यानी जो क्वथनांक नाम होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, उस पर डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, दिमाग में पिक्चर चल रही होगी कि सर जब कोई भी लिक्विड किसमें बदलने लग जाता है, गैस के अंदर बनने लग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट, यानी उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है, बच्चों वाली आपने डेफिनेशन याद रख रखी है, कहीं कहीं काम भी आएगी, लेकिन एक ब्यूटीफुल सी अपन को वो जो डेफिनेशन है वो अभी करते हैं अपन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अपन ने कोई बीकर लिया, ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने कोई भी विलयन भर दिया, विलयन या फिर कोई द्रव भर दिया, एक ही बात है। ठीक है, इसमें लिक्विड भर दिया कोई। ठीक है, अब लिक्विड को अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे। मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक की परिभाषा आपके पिक्चर क्लियर कर रहा हूं आपके माइंड में। ठीक है, अब अपन ने इसको क्या किया, गर्म करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने इसे गर्म किया, बर्नर लगाया, नीचे गर्म हो रही है। ठीक है, तो इसे अपन गर्म कर रहे हैं। तो अपन ने क्या किया कि इसका जो टेम्परेचर था वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया। तो मैंने देखा कुछ एक जो कण थी वो किसमें बदल गए, वेपर में। देखो बेटा, ऊपर दाब कितना लगता है प्रकृति का, 1 बार लगता है। कितना लगता है, 1 बार। एटीएम या बार बोलो एक ही चीज होती है, थोड़ा सा फर्क होता है इन दोनों में। तो मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड किया, मैंने देखा कि जो ये 3 बिंदियां आ गई, यानी 3 वेपर बन गई। अब मैंने जब इनका वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब। ये जो वाष्प बनी हुई ये क्या लगाएगी, इसके सतह पर दाब लगाती है, उसे क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। तो मैंने क्या देखा, इसका जो वाष्प दाब था कितना था, 1/2 बार निकला। ठीक है, फिर मैंने इसे और गर्म किया, मैंने कहा इसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करके मैंने देखा कुछ बिंदियां और आ गई। ठीक है, तो कुछ बिंदी और आ गई। तो मैंने देखा इन सभी का जो वाष्प कैलकुलेट किया, यानी जो दाब कैलकुलेट किया, वो 3/4 बार था। मेरा मन माना नहीं, मैंने और गर्म किया इसको। मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब गर्म किया तो मैंने देखा कुछ और वेपर बन गई। ठीक है, अब इन सब का यदि मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, वेपर प्रेशर है ना, तो वो कितना आया था, 1 बार। तो बेटा इसे कोई क्या बोला जाता है, क्वथनांक बोला जाता है। सर कहना क्या चाहते हो, कहना बेटा ये चाहता हूँ कि जो वाष्प दाब होता है, द्रव इसे बदलेगी वाष्प में, और ये क्या लगाएगी, वाष्प दाब लगाएगी। ऐसा बोला जाता है जब विलयन या फिर कोई भी लिक्विड या द्रव है उसका जो वाष्प दाब होता है, यदि प्रकृति के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, क्वथनांक बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। आई रिपीट अगेन, बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग, है ना। ये क्या होता है कि इसके अंदर जो वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर आपने ये जनरेट किया है, यदि इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, तो ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे ये चीज संभव हुई है, उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। इसको अपने शब्दों में लिखो आप। ठीक है, और वो तो एग्जैक्टली आपको पता ही होती है कि जो लिक्विड होता है जब गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, क्वथनांक बोला जाता है ना। लेकिन उसमें साम्य अवस्था वगैरह भी आता है। तो इस ये जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत काम आने वाली है डेफिनेशन। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक बिंदु आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं एजियोट्रोपिक पर। ठीक है, आपने लिखा एजियोट्रोपिक। तो बेटा ये जो एजियोट्रोपिक है, आगे लिखा हुआ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन बना लेते हैं, उसके बाद एजियोट्रोपिक पे आते हैं अपन। तो सबसे पहले मैंने विलयन बनाया। अच्छा बताओ, विलयन में क्या क्या चीजें होती है, 2 चीजें होती है सर, कौन कौन होता है, एक विलयक होता है
और एक का होता है विलायक होता है, विलायक होता है, एक विलय बना दिया। ठीक है, तो ये मैंने लिया बेटा विलायक, ये क्या ले लिया मैंने विलय, और ये क्या ले लिया विलय। ठीक है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, और ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये तीन चीजें अपने बना दी। अब बेटा इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड फेज में ले रखा है, ये लिक्विड फेज में ले रखा है, और इन दोनों को मिला दिया, तो ये बेटा अपना क्या बन गया विलयन बन गया। ठीक है, ये विलयन होता है, यानी विलय और विलाय को यदि मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं विलयन बना जाता है। विलय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम मिलाई जाती है और इसकी मात्रा क्या होती है ज्यादा मिलाई जाती है। तब ये चलो विलयन कवर हो गया। अब सर ये स्थिर क्वाथी क्या होता है, बेटा इसका नाम एक बार दोबारा पढ़ो। इसने बोला स्थिर क्वाथी, यानी इसका जो क्वथनांक रहेगा ना विलयन का, वो एक निश्चित रहेगा। ठीक है, क्या कहना चाहते हो बेटा, इधर आइए कि विलायक और विलय अपन ने मान लीजिए अलग अलग लिया। मान लीजिए मैं कोई भी ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा कि कोई भी अपन ने विलायक लिया, मान लीजिए आपने विलायक ले लिया H2O, क्या ले लिया H2। विलय मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, कुछ भी है ना, NaCl वगैरह ले लिया, जो भी है विषय ऐसे ले लिया, NaCl ले लिया। अब ये जो NaCl है, ठीक है, तो अपन ने ये क्या ले लिया H2 ले लिया विलायक के रूप में, और कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, कोई भी दूसरा विलय ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने HNO3 ले लिया। ठीक है बेटा, इधर देखिए कि मान लीजिए कि मैंने ये जो विलायक था, ये विलायक को अपन किससे डिनोट करते हैं A से, और जो विलय होता है इसे किससे डिनोट करते हैं B से, और सॉल्यूशन किसका बन जाएगा AB का बन जाएगा, क्या बन जाएगा AB बन जाएगा। अब इधर ध्यान रखिए कि जो मैंने A विलायक लिया कोई भी, मैंने कहा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था ऐसे मान लिया कितना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, कितना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो ये विलायक है ना इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो वाष्प दाब होगा वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि जो लिक्विड है ना वो किस में चेंज होने लग जाएगा, गैस में चेंज होने लग जाएगा, वेपर बन जाएगी। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैंने कहा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है एग्जैक्टली मैंने कितना मान लिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया, यानी ये जो बंदा है अपनी वाष्प को जो वायुमंडल दाब पे कितने टेम्परेचर पर बराबर करेगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर कर देगा। ये 100 है 80 है, दोनों को मिलाया। ठीक है, दोनों को मिलाया। अब ऐसा बोला जाता है कि जब इनको एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है, जब विलय और विलायक को एक निश्चित मात्रा में, जैसे मैंने क्या क्या कहा कि ये तो 80% मिला रहा हूं और ये कितना मिला रहा हूं 20%, यानी जो ज्यादा है वो कौन है अपना ये विलायक ले रखा है 80%, ये कितना ले लिया 20%। देखो बेटा इस मात्रा पर बहुत ज्यादा चीजें निर्भर करेगी। ठीक है, तो दोबारा बताता हूं आपको। सबसे पहले अपन ने विलायक लिया, विलय लिया, विलयन बनाया। हमने क्या कहा विलायक को A है, जो विलय है वो B है और ये AB बना हुआ है। मैंने फिर बोला एक एज्यूम करा इस चीज को कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी क्वथनांक। अब ये कितना मिलाया 80% इसको मिलाया 20% इसको मिलाया। ऐसा नहीं है कि इनको चेंज कर सकते, बेटा चेंज नहीं करना, आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, ये 80 मिलाया, ये कितना मिलाया 20। तो उन्होंने क्या देखा कि इस 80% पर इसके 20% पर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 था और इसका कितना था, जो कितना था इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 था। अब इस विलयन का जो बन गया वो उन्होंने ऐसे कहा कि मान लीजिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था कितना प्राप्त हुआ 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पूरे विलयन का
पूरे विलयन का 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर इस विलयन में विलय भी है और विलायक भी है। हमने पहले ये देखा था कि जो विलायक था उसका कितना होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो विलय होता है उसका कितना था 80 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर दिया आपने एक निश्चित मात्रा पर, 80 इसका लिया 20 इसका लिया, एक निश्चित मात्रा पर दोनों को मिला दिया, तो इससे जो बना हुआ सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, वो एक निश्चित टेम्परेचर पर उबलने लगता है, या निश्चित टेम्परेचर पर क्या होता है, इसका जो लिक्विड है गैस बदलने लगता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी विलयन। क्योंकि इसका जो क्वथनांक है वो स्थिर है, कितना रहेगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना रहेगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसलिए इसे बोला जाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। ना तो ये 100 प्राप्त हुआ ना 80 प्राप्त हुआ, है ना 100 प्राप्त हुआ ना 80 प्राप्त हुआ, 60 प्राप्त हुआ, और वो भी कांस्टेंट है, नियत है। यानी यहाँ पर इस 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरा का पूरा जो विलयन है वो उबलने लगेगा, पूरा का पूरा जो विलयन है उसका जो लिक्विड है वो किसमें बदलने लगेगा, गैस में बदलने लगेगा। बड़ा जबरदस्त कांसेप्ट है, इसे बोलते हैं स्थिर क्वाथी विलयन। अब स्थिर क्वाथी विलयन की एक दो और शर्तें होती है, उसको भी बता देता हूं। जो कंडीशंस रहती है एक दो रहती है। पहली कंडीशन तो बेटा आपको मैंने बता दी कि यहां पर जो विलयन है, विलयन का क्वथनांक एक निश्चित मात्रा पर स्थिर रहता है। ठीक है, ये पहला इसका कंडीशन हो गया। अब जो दूसरा इसका कंडीशन है, पहला कंडीशन ये हो गया कि इसका क्वथनांक क्या रहता है, स्थिर रहता है। कितना डिग्री प्राप्त हुआ अपन को, 60 डिग्री प्राप्त हुआ। अब बेटा यहाँ पर क्या बनी होती है, वेपर बनी होती है ना। ये जो मैं गोल गोल बना रहा हूँ ये तो किसकी वेपर है, H2O की वेपर है ना। जैसे H2O ये बोलते हैं, फिर अपन ने क्या लिया, A लिया था अपन, H2O ने A लिया था, A की है। और कुछ मैं बॉक्स बनाऊंगा, वो किसकी वेपर है, B। तो ये जो बॉक्स बना रहा हूँ ये B की है और वो क्या है, A की। तो ये जो वेपर बनी हुई थी ना, इसमें भी कॉन्सेप्ट रहता है। एक बात आपको मैंने पहले बताई थी जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था, कि इसके अंदर A की मात्रा और B की मात्रा को मोल भिन्न से लिखा जाता है। इसको लिखा जाता है XA और इसको क्या लिखा जाता है, XB। देखो बेटा, जब द्रव अवस्था में विलायक होता है तो उसे बोलते हैं XA, जब द्रव अवस्था में विलय होता है तो उसको बोलते हैं XB। तो जो वेपर है, यानी A की जो वाष्प बनी हुई है और B की वाष्प बनी हुई है, तो बेटा इसको तो अपन क्या बोलेंगे, जो वाष्प अवस्था में, किसमें है, वाष्प में, तो इसको तो क्या बोलेंगे, YA, इसको क्या बोलेंगे, YB बोलेंगे। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। जो द्रव अवस्था के अंदर तो ऐसे XA XB बोल देंगे, और जो वाष्प अवस्था में है तो इसे क्या बोल देंगे, YA और YB बोल देंगे। डन है ना। तो पहली कंडीशन तो ये होगी, इनका क्वथनांक क्या रहता है, निश्चित रहता है। दूसरी कंडीशन ये रहती है बेटा, गजब की चीज है कि जितना विलायक का मोल भिन्न द्रव अवस्था में है उतना ही कहां पर है, वाष्प अवस्था में। यानी जो XA है वो इक्वल है किसके, YA के। और जो आप क्या बोलोगे, ये जो विलय है उसका द्रव अवस्था में जितना मोल भिन्न है उतना ही किस अवस्था में है, जो वाष्प बनी उसमें, तो क्या लिखेंगे इसे, YB और क्या लिखेंगे, XB। ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये थी कि इनका क्वथनांक क्या रहता है, स्थिर रहता है। दूसरा क्या कंडीशन है कि वाष्प अवस्था में और द्रव अवस्था में जो इनके मोल भिन्न है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल। यानी जो विलायक का मोल भिन्न है और विलय का वो क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर इक्वल होने चाहिए। डन ना। अब जो तीसरी चीज बेटा मैं बताने जा रहा हूं आपको, ऐसा कहा जाता है, एक प्रभाजी आसवन सुना होगा आपने, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो पाएगा इस विलयन का। तो कहने का मतलब, अभी आपको और मैं चीजें समझाता हूं, आगे वीडियो में चलेंगे। अभी इतना ध्यान रखना कि जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है उसके अंदर क्वथनांक क्या रहता है, निश्चित रहता है, यानी स्थिर रहता है।
दूसरी पोजीशन ये है इसकी कि इसके अंदर जो विलय और विलायक है उसकी द्रवावस्था में जितना मोल भिन्न है उतना ही कहाँ पर होता है, ऊपर होता है, कहाँ, बाष्प अवस्था में। और तीसरा, इस विलयन को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं कर सकते, यानी हम ऐसा नहीं कह सकते। प्रभाजी आसवन क्या होता है अभी इसका अपन सेपरेट पढ़ते हैं इसको अभी। तो अपन क्या बोलेंगे, जो प्रभाजी आसवन संभव है नहीं होता, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होता, ठीक है। तो बेटा अब मैं आपको बता दूं कि जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो अपन पढ़ेंगे अभी लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, और दूसरा क्या होगा कि हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। ये दो प्रकार के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सर ये दोनों होते क्या है, आइए अपन चर्चा करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो बेटा देखो, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया था। यदि कोई एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है, यदि कोई एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है तो उसके अंदर कुछ कंडीशन लगती है। पहली कंडीशन ये रहती है कि उसके द्वारा जो बना हुआ सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है ना, वो एक सेम यानी एक छोटे से कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर उबलना चाहिए, है ना। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, या तो जो विलय और विलायक उससे ज्यादा होता है, या विलय और विलायक से क्या होता है, कम होता है। ये चीजें रहती है। तो बेटा यदि मैं इसकी बात करता हूँ लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, तो ये खुद ही बोला है लो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कहने का मतलब सिंपल सा, यदि मैं ऐसा कहता हूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूट का और जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, ये ज्यादा है किससे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान के चलो सॉल्यूट का मान लीजिए कोई भी अपन ने ले लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका अपन ने ले लिया मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इन दोनों को जो मिलाया तो जो सॉल्यूशन का आया वो मान लीजिए कितना था, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये किसके अंतर्गत आता है, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन में आता है। यानी लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ये कहता है कि यदि जो तुम्हारा बना हुआ सॉल्यूशन है उसका जो कांस्टेंट जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, यानी जो स्थिर बिंदु है क्वथनांक का, वो दोनों से यदि कम है तो उसे क्या बोलते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट, है ना। लो बॉइलिंग मतलब जो निम्नतम क्वथनांक, स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, या फिर विलयन बोल दो कोई दिक्कत नहीं है ना, सॉल्यूशन विलयन बोल दो कोई दिक्कत नहीं, मिक्सचर होना था। तो ये चीजें होती है इसमें, ठीक है। अब बेटा एक बात आओ, जिसका लो बॉइलिंग यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होता है, तुम सोच के देखो। बॉइलिंग पॉइंट मतलब देखो कि पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर जो द्रव था वो किसमें बदलने लग जाता था, है ना, वो गैस से बदलने लग जाता था। इसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी लिक्विड या द्रव किसमें बदलने लग जाता था, गैस में। और ये क्या है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इसके जो द्रव किसमें बदलने लग जाते हैं, गैस में, यानी वाष्प में बदलने लग जाते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, जब कम ताप पर ही वाष्प बनने लग जाएगी तो वाष्प ज्यादा बनेगी, यानी 60 डिग्री पर ही बनने स्टार्ट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प ज्यादा बनेगी। तो अब एक बात बताओ, जब वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प ताप ज्यादा लगेगा। तो इसी टॉपिक को अपन क्या बोलते हैं, अधिकतम वाष्प दाब वाला एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बेटा इसको और क्या बोल देते हैं, इस टॉपिक का नाम होता है अधिकतम वाष्पदाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण, या फिर विलयन बोल दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी मैक्सिमम हो जाता है वेपर प्रेशर, क्योंकि ये 60 डिग्री पर ही वेपर प्रेशर वेपर बनाने लग गया ना, तो कम टेम्परेचर पर वेपर बनाने लग गया तो वेपर ज्यादा बनेगी, वाष्प ज्यादा बनेगी, और वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो दो नाम होते हैं इसके, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, पहले हेडिंग में कंफ्यूजन हो जाता है कि निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण या फिर अधिकतम वाष्प दाब कैसे। तो जब क्वथनांक इसका क्या होता है, कम होता है, तो वो ज्यादा वाष्प बनेगी बहुत ही कम टेम्परेचर पर, तो इसका क्या लिख दिया, अधिकतम वाष्प दाब लिख दिया, ठीक है। एक ब्यूटीफुल चीज और बोली जाती है इसी टॉपिक के लिए, ये बोला जाता है कि जो अपन ने पढ़ा था ना, धनात्मक विचलन वाला, विचलन के अनादर्श विलयन, ऐसा बोला जाता है कि जो निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है ना बेटा, वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, जो अपन ने पढ़े थे ना, धनात्मक विचलन के अनादर्श विलयन, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अनादर्श विलयन पढ़े थे दो टाइप के, जिसमें से धनात्मक विचलन वाला था ना, उसके जो जितने भी एग्जाम्पल है ना, वो किसके अंतर्गत आते हैं,
निमंत्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण में आते हैं। कैसे आते हैं तुम सोचो बेटा, इसमें क्या पढ़ा था, धनात्मक विचलन में हमने कंडीशन पढ़ी थी कि जो प्रैक्टिकली वाष्प दाब आता है, जो प्रैक्टिकल से वाष्प दाब आता है वो राउल्ट के द्वारा प्राप्त किए गए वाष्प दाब से क्या आता है, ज्यादा। और हमने यहाँ क्या पढ़ा है, अधिकतम वाष्प दाब, यानी हमारे अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसका वाष्प दाब क्या होना चाहिए, ज्यादा। और धनात्मक विचलन वाले में भी जो हमने किया था प्रैक्टिकल, उसमें वाष्प दाब एग्जैक्टली क्या प्राप्त हुआ था, ज्यादा प्राप्त हुआ था। किससे, राउल्ट से। इसलिए बोला जाता है कि धनात्मक विचलन इसलिए बोला जाता है कि ये भी कहता है कि राउल्ट का जो राउल्ट था ना, उसके द्वारा जो वाष्प दाब कैलकुलेट किया गया था उससे ज्यादा था। आपको याद होगा शायद, पी टोटल यानी विलियन का ज्यादा था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये चर्चाएं भी होती है। तो 3-4 चर्चाएं बहुत ब्यूटीफुल है। पहला इसका नाम क्या होता है, लो बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन, ठीक है, निमंत्रण स्थिर क्वाथी, क्योंकि इसका क्वथनांक एक्चुअल इन दोनों से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरी बात, अधिकतम वाष्प दाब स्थिर क्वाथी मिश्रण इसलिए बोलते हैं कि कम ताप पर उबलने लग गया, कम ताप पर जो द्रव है ना वाष्प देने लग गया, इसका वाष्प ज्यादा बनेगा, तो इसे क्या बोल सकते हैं, अधिकतम वाष्प दाब भी बोल सकते हैं। फिर आता है धनात्मक विचलन के अनादर्श विलयन के जो एग्जाम्पल होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, निमंत्रण स्थिर क्वाथी। तुमको सोच के देख लो, धनात्मक विचलन कब प्राप्त हुआ था, जब प्रैक्टिकल करके हमने वाष्प दाब ज्यादा प्राप्त किया था। तो प्रैक्टिकल करके जब वाष्प दाब ज्यादा प्राप्त किया था वो धनात्मक विचलन थे। और हमें यहाँ पर भी क्या लेना, अधिकतम वाष्प दाब, यानी वाष्प दाब हमारे हिसाब से भी इसमें भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसके एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो लाइक द्रव अवस्था के अंदर विलायक का जो मोल भिन्न है, मोल फ्रैक्शन है, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो वाष्प अवस्था में इसके बराबर है। तो ये दोनों कंडीशन आपको मैंने एग्जैक्ट बता दी थी। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखो, चलो इस वर्ड को मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने क्या दिया, एक छोटा सा बीकर लिया, ठीक है, एक छोटा सा बीकर ले लिया। अब इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, कोई भी दो चीज ली, एक विलय लिया, एक विलायक लिया, इन दोनों को अपन ने अंदर डाल दिया, ए और बी को, ठीक है। अब मान लीजिए अपन को ए और बी को अलग करना है, तो बेटा अलग कैसे करते हैं, ये मैं आपको बता दूं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाज्य आसवन। प्रभाज्य आसवन आपने सुना होगा कि प्रभाज्य आसवन संभव नहीं होता। प्रभाज्य आसवन बेटा तब होता है जब जो अवयव होते हैं मिश्रण के, अवयव के क्वथनांक यदि सेम होते हैं, क्वथनांक यदि सेम नहीं होते हैं, यदि समान ना हो। सिंपल है यार, प्रभाज्य आसवन अपने घर में भी होता रहता है। अपन जब गर्म करते हैं तो मतलब जैसे मान लीजिए आपने ले रखा है कि दो ऑयल, और मान लीजिए आपने ना ऑयल और आपने पानी ले रखा है, तो उसको जब गर्म करते हैं तो ऑयल का अलग होता है अपना, है ना, वो अलग टेम्परेचर पर उबलता है और पानी अलग पर उबलता है। तो उनको क्या करना, अलग करने की विधि क्या कहलाती है, प्रभाज्य आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है उसके अंदर क्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी को मिला रखा था तुम लोगों ने, ए बी को मिला रखा था, मैंने कहा कि ए का जो क्वथनांक था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो बी का क्वथनांक मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बेटा यदि मैं इसको गर्म करता हूं ना, तो गर्म करूंगा तो यदि टेम्परेचर यदि कितना हो जाता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बताओ यहां से कौन चला जाएगा, बी किसके रूप में जाने लग जाएगा, वाष्प के रूप में। किसके रूप में, वाष्प के रूप में। बाहर अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा फ्लास्क ले लेते हैं, इसमें अपन इसे बी को इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, कंडेंसर लगा देते हैं, जिससे क्या करेंगे, इसे ठंडा करेंगे। वाष्प जो बनेगी इसको यहाँ ठंडा करके अपन क्या करेंगे, द्रव में, यानी इस बर्तन में जो आएगा वो क्या आएगा, बी। कारण क्या है कि बी का जो क्वथनांक होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में मात्र कितने पर आ जाएगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि इसे वाष्प बनाना तो कितना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रभाज्य आसवन उन्हीं का संभव होता है जिनके क्वथनांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि जो एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन होता है ना, उसके अंदर क्वथनांक क्या रहते हैं बेटा, सेम रहते हैं, ठीक है। उसमें विलय और विलाय का जो क्वथनांक होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसका ध्यान रखना, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना, तो ये संभव नहीं होता। कारण तुम खुद ही तो सोच लो, दिमाग लगा लो कि एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन के अंदर क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 1 होता है। जैसे मैंने ये बताया 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर विलय और विलायक जो भी आपने मिलाया है दोनों उबलना स्टार्ट हो जाएंगे 60 डिग्री पर। तो आप 60 पर यदि गर्म करते हो तो दोनों बाहर वाष्प में बदल जाएंगे, अलग नहीं कर रहे। डिस्टिलेशन में प्रभाज्य आसवन से अलग नहीं कर पाएगा, ठीक है बेटा। तो ये चीजें थी। और अब देखो इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन।
ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं छोटा सा, निमंत्रण क्वथनांक वाला। जैसे मान लीजिए बेटा आपने क्या लिया, एक H2 है और एक में C2H5OH है, और एक में हमने सॉल्यूशन बना लिया किसका, H2O प्लस C2H5OH। ठीक है, ये सॉल्यूशन बना। अपने बीकर में लिया पानी, ये लिया C2H5 और ये लिया सिंपल सा। अब बेटा यदि देखो इसको क्या बनाना है, अपन को लो बॉइलिंग एजेट्रोपिक सॉल्यूशन बनाना है, तो इसकी मात्रा कितनी लेनी पड़ेगी, 95% ली गई थी। इसकी कितनी ली गई थी, 5% ली गई थी। ठीक है, ये मात्राएं हैं जो आपको लेनी है क्या बनाने के लिए, लो बॉइलिंग एजेट्रोपिक सॉल्यूशन। अब बेटा देखो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एग्जैक्टली कितना होता है, आपको पानी का पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका 78.37 के अप्रोक्स होता है डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब आपने विलय विलाय को मिला दिया तो ये एक सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने क्या देखा, दो तीन चीजें देखी। पहले तो इसने ये देखी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वह क्या हो गया था, कांस्टेंट हो गया था, और कितना हो गया था, 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा इसने क्या किया था, इसने देखा कि जो द्रव अवस्था में पानी के मोल भिन्न है वह वाष्प अवस्था में पानी के मोल भिन्न के बराबर हो गया था। और दूसरा उसने क्या देखा कि जो एथेनॉल ले रखा है उसका पानी के अंदर यानी जो द्रव अवस्था के अंदर द्रव में जो C2H5OH है उसका जो यहाँ लिक्विड स्टेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है वो उसके जो वाष्प अवस्था में उसके बराबर हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया था कि X of H2O इक्वल था किसके, Y of H2O, और दूसरा क्या था, X of C2H5OH इक्वल था Y of C2H5OH। ये दो कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर ली थी, इसलिए जो C2H5 है ना, C2H5OH होता है वो अपना एक एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बनाता है। और कौन सा बनाता है, लो बॉइलिंग बनाता है। लो बॉइलिंग बेटा इसलिए बनाता है कि ये कितना है, 78.15 है, ये इससे भी कम है 78.37 से, और इससे भी कम है, इसलिए उसे बोल देते हैं लो बॉइलिंग वाला एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन आपको पता है होनी चाहिए, तो ये क्या बन गया अपना एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। अब मैं इसको यदि ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहूं तो देखो इधर, चलो ठीक है, ग्राफ के माध्यम से समझते हैं इसको, बहुत ही जबरदस्त है ना, ये किताबें नहीं है, ग्राफ आप बना लेना इसको। ग्राफ समझाता हूं बेटा, मैंने इस साइड में लिया H2O, ये दो चीजें हमें सेटिस्फाई करनी, तब अपना क्या बनेगा, एजियोट्रोपिक लो बॉइलिंग पॉइंट वाला बन जाएगा। यानी H2O मैंने यहाँ पे लिया 100%, और इस साइड में लिया C2H5, जो पिछला अपने आदर्श अनादर्श विलयन के जो ग्राफ पढ़े थे ना, कुछ ऐसा ही बना रहा हूँ। इस साइड में विलय लिखा था, इस साइड में विलायक लिखा था, तो वही लिख रहा हूँ। H2O कितना परसेंट ले लिया, 100%, यानी एक लिख दो, फिर X of H2O कितना है, 1 लिख दो, और यहाँ पे लिख दो ये कितना है, 100%, या क्या लिख सकते हैं अपन कि जो X of C2H5OH है वो कितना है, 1। तो बेटा इस साइड में जाता तो बढ़ता था, कम आता था, तो हमें तो दो चीजें देखनी है कि जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना होना चाहिए टेम्परेचर, 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस साइड में तो मात्राएं ले रखी है ना, इस साइड में कौन बढ़ रहा है, X H2O, ठीक है, X H2O घट रहा है, और इस साइड में X किसके, C2H5OH का बढ़ रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, तुम्हें टेम्परेचर कितना बनाना है, 78.15, तो बताओ जब 100% जल था तो यहाँ टेम्परेचर कितना, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस साइड में मैं टेम्परेचर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर लिखे, तो ये कितना था, 100 डिग्री। जब केवल और क्या था, C2H5OH था 100%, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा इसे नीचे लिखूंगा, कितना लिखूंगा, 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स था। अब मैंने क्या किया बेटा, मुझे कितना मिलाना है, ये तो मिलाना है मुझे 95%, ये तो कितना मिलाना है, 95%, और ये कितना मिलाना है, 5%। तो इस साइड में जाऊंगा H2O, ये H2O है, ये 100% है, इस साइड में जाऊंगा तो यहाँ कहीं मैंने माना इसका 5% है, ठीक है, कम होता जा रहा है। देखो H2O यहाँ पे मान लीजिए 90, यहाँ पे मान लीजिए 80, यहाँ पे 70, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कितना परसेंट माना, 5%। अब बेटा C2H5OH इस साइड में थोड़ा कम हो रहा है, तो जब ये 5% है ना H2O,
तो बचा हुआ कौन होगा, NH3 ये हो गया। तो ये कौन है, ये तो है अपना C2H5OH और ये कौन है H2O। तो बस यही विलयन बनाना है। अब इस विलयन पर जब 95% आपने क्या लिया, एथेनॉल लिया, और 5% क्या लिया, H2, तो वहां पर जो टेम्परेचर मिला वो कितना था, 78.15। 78.15 कुछ ऐसा यहाँ पर होगा, कितना टेम्परेचर बोल दो इसको, 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, ये हमने टेम्परेचर की बात पूरी की, यानी पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया। जब ये क्या थे, मिले हुए नहीं थे, तो इतना बॉइलिंग पॉइंट था। जब मिलाया और कितना प्रतिशत, 5% H2O, 95% C2H5OH, तो यहाँ पर कुछ कितना प्राप्त हुआ, 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त हुआ। अब दूसरी कंडीशन ये कहते हैं कि मोल भिन्न बराबर होने चाहिए। ये मोल भिन्न कब है, जब द्रव अवस्था में है। अब ये मोल भिन्न कब है, जब किस अवस्था के अंदर है, वाष्प अवस्था में। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, टेम्परेचर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ऊपर जो ग्राफ बनेगा वाष्प का बनेगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा वाष्प उतनी ज्यादा बनती है। तो ऊपर का जो ग्राफ बनेगा वाष्प का होगा, और थोड़ा उससे नीचे बनेगा किसका होगा, द्रव का। तो मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है, और एक मान लीजिए अपन ने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये दो ग्राफ है। तो बेटा अब इसमें देखिए कि जो मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको कि जो टेम्परेचर यदि ज्यादा करते हैं तो ऊपर वाले वाष्प बनेगा, और टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। ये भी क्या है, वाष्प अवस्था में, ये किसमें है, लिक्विड अवस्था में है। तो इसको यदि मैं क्या बोलता हूँ कि ये मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए आपने मोल फ्रैक्शन लिया वाई। वाई क्यों लिखा बेटा, ऊपर वाला वाष्प का ग्राफ है सर, तो वाई लिख दिया, और नीचे वाले क्या लिख दिया, एक्स। यहाँ पर ऊपर वाले क्या लिख दिया, y, और ये लिख दिया x। x है कि ये मोल भिन्न को बता रहा है। देखो नीचे ग्राफ किसका चल रहा है, मोल भिन्न का चल रहा है। तो ये पूरा ग्राफ मोल भिन्न को बता रहा है। कब बता रहा है, जब किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। ये मोल भिन्न को बता रहा है जब किस अवस्था में है, वाष्प अवस्था में। ऐसा इसमें ये वाष्प को बता रहा है, वाष्प का मोल भिन्न बता रहा है, और ये किसका बता रहा है, द्रव का। मान लीजिए मैंने ये पूरा ग्राफ है ना, यहाँ पर कौन है, 95% पर ये आ गया। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो वाष्प अवस्था में मोल भिन्न है, और ये क्या है, द्रव अवस्था मोल भिन्न है। इस बिंदु पर जाके क्या हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। देखो ये वाष्प अवस्था का ग्राफ है, ये द्रव अवस्था ग्राफ है, इस बिंदु पर आके क्या हो गया, सेम। यानी यहाँ पर y किसके इक्वल हो गया, x, और ये y किसके इक्वल हो गया, x। इसलिए कहा जाता है कि इस बिंदु पर, पहली बात तो इसका जो क्वथनांक है वो थोड़ा कम हो गया, तो निम्नतम क्वथनांक ही बोल दिया। दूसरा, इसकी वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था, वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था में जो इनकी मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी x of H2 is equal to y of H2, और ये वाला x of C2H5OH, और ये y C2H5OH। ठीक है, ठीक है। तो बेटा अब देखिए कि इसके अंदर हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन पढ़ते हैं, जिसे अपन बोलते हैं अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण, या फिर निम्नतम वाष्प दाब स्थिर क्वाथी मिश्रण भी बोलते हैं। ठीक है, इसका वो ये थोड़ा सा उसका उल्टा हो जाएगा पहले वाले का, क्या कि इसमें जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सोल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलय और विलायक से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इसमें जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होनी चाहिए, बराबर, जो मैंने आपको बताया है पहले। और फिर क्या है, नो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कारण क्या है, कौन सा सॉल्यूशन है, एजियोट्रॉपिक यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण है, इसका क्वथनांक क्या रहेगा, सेम। विलय और विलायक दोनों जब विलयन बन जाते हैं तो उनका एक ही क्वथनांक बन जाता है जो सेम होता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब बेटा एक इसको क्या बोला जाता है कि जो आपने पढ़ा था, कौन सा अनादर्श विलयन पढ़ा था हमने, और किस प्रकार का, एक तो अनादर्श विलयन अपन ने पढ़ा था कि धनात्मक, और दूसरा क्या था, ऋणात्मक। तो जो ऋणात्मक होता है ना, ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन, जो एग्जाम्पल है ना वो सारे लगभग इसमें आते हैं अधिकतम क्वथनांक। कैसे सर, तुम सोचो बेटा बॉइलिंग पॉइंट यदि क्या हो गया, ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया तो वाष्प लेट बनेगी ना, जैसे पहले बन रही थी मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और आपका क्वथनांक बढ़ गया मान लीजिए 125 हो गया, तो अब जो चीज जो वाष्प 100 पर बन रही थी वो कितने पर बनेगी, 125 पर। तो वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या होता है, कम होता है। और हमने देखा था वाष्प दाब प्रैक्टिकली कम किस में आता था, ऋणात्मक विचलन वाले में आता था। तो उसको कंपेयर भी कर सकते हो तुम, है ना, जो आपका नेगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन था उसमें कुछ ऐसी कंडीशन आपने पढ़ी थी।
ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है इसके अंदर, वो आपको कवर करा देता हूं मैं, कि आपने पढ़ा था कि एक विलिया लिया छोटा सा, एक विलायक लिया, और ये क्या बनाना है, विलियन बनाना है। तो बेटा इस बार अपन एग्जांपल लेते हैं 68% HNO3 एक्वस सॉल्यूशन, यानी है ना एक्वस सॉल्यूशन, ये पढ़ना है। तो इसमें 68% क्या लेना है, HNO3। तो मान लीजिए मैंने HNO3 कितना ले लिया 68%, तो ये कितना हो जाएगा 32, ठीक है, और ये विलियन बन ही जाएगा। तो इनकी मात्राएं हैं। अब यदि बेटा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो HNO3 होता है ना, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया गया था वो 83 डिग्री सेंटीग्रेड था। पानी का आपको पता ही है, ये क्या है, वाटर है ना, और ये ले लेते हैं क्या, HNO3। इसे कितना प्राप्त हुआ था, बॉइलिंग पॉइंट 83। जो बीपी प्राप्त हुई थी इनकी वो कितनी थी, 83 डिग्री सेंटीग्रेड थी। इसकी कितनी थी, इसका 100 था। जब इन दोनों को मिलाया गया ना बेटा, तो इसका लगभग कितना प्राप्त हुआ था, 125 डिग्री सेंटीग्रेड विलियन का प्राप्त हुआ था। तो बताओ ये 125 इस 100 से भी ज्यादा है और 83 से भी ज्यादा है, तो इसको क्या बोल देते हैं, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बोल दिया जाता है। बस इतना सा ही फर्क रहता है, ज्यादा कुछ होता नहीं इसमें। छोटा सा जो ग्राफ है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये ऑलमोस्ट टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है, और इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो बेटा ये देखो, अब अपने ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। इस साइड में क्या ले लूं मैं, वाटर ले लूं, H2 100% यहां से, और इस बिंदु पर क्या ले लूं, HNO3 कितना ले लूं, 100% ले लूं। अब मुझे खत्म कितना है बताओ, अब बॉइलिंग पॉइंट बताओ। जब सिर्फ H2 होता है तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब सिर्फ HNO3 होता है तो इसका प्योर है, तो इसमें कितना होता है, 83 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बेटा एक बात बताओ, जब इसको 68% HNO3 को मिलाते हैं और दूसरा वाटर है उसको 32% मिलाते हैं, तो सबसे पहले तो इस साइड में तो HNO3 क्या वो कम होगा, है ना। तो H2O कितना लेना है, 32%। तो माना कि जहां पर H2 है ना, H2 इस साइड में थोड़ा कम हो रहा है, तो यहाँ पर आगे कितना हो गया, 32% कौन है, H2। तो रेस्ट ऑफ चीज इस साइड में ये आता है कम होगा, तो ऑलमोस्ट 68% आपको क्या मिलेगा, HNO3। इस बिंदु पर जब, तो ये देखिए बेटा इसके अंदर कितना है, 32% H2O है, 68% कितना है, कौन है, HNO3 है, और ये मोल फ्रैक्शन का नीचे की तरफ चलेगा। अब HNO3 जब 100% होता है, जब HNO3 क्या है 100% है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता था, 83 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने लिख दिया 83 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये इस साइड में H2 कितना 100% है, तो आपने लिख दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर HNO3 कितना है इस साइड में, 0%। और इस साइड के अंदर क्योंकि 100% ये है, तो H2O कितना हो जाता है, 0%। इस साइड में H2O बढ़ेगा, इस साइड में कौन बढ़ेगा, HNO3। HNO3 0 से बढ़ के 100 हो जाता है, और H2O 0 से बढ़ के इस साइड में 100 हो जाता है। तो ये इस कंसंट्रेशन पर बात करो आप, इस कंसंट्रेशन पर बताओ, जब इन दोनों को मिला दिया H2O और HNO3 पर, तो हमें कितना टेम्परेचर प्राप्त होता है, 125, जो थोड़ा सा इनसे ज्यादा होगा। तो 125 को मैं इस सांद्रता पर लेके जाता हूँ, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 125 डिग्री सेंटीग्रेड की मैंने बात की, ठीक है बेटा। अब सुनो, इसको मैं एक तो बना देता हूँ वाष्प वाला ग्राफ, और एक बना देता हूँ इसका लिक्विड वाला ग्राफ। एक तो बना देता हूँ वाष्प वाला, और एक बना देता हूँ लिक्विड वाला। ये दो अपन ने बना दिया। अब सुनो बेटा, ये तो वाष्प के ऊपर, और ये क्या है, द्रव अवस्था। ये किस अवस्था में, वाष्प अवस्था में, ये किस में है, द्रव अवस्था में। तो एक बात बताओ, वाष्प अवस्था में क्या बोलते हैं, वायु, इसमें क्या बोलेंगे x, इसमें क्या बोलेंगे y, इसमें क्या बोलेंगे x। तो ये y x हो गया। तो इस बिंदु पर देखो, ये वाष्प और द्रव आगे आते आते टेम्परेचर कुछ इस प्रकार से 125 कि यहाँ पर आके y और x बराबर हो गए, y इज इक्वल टू x, और ये भी y इज इक्वल टू x हो गया, है ना। ये मान लीजिए H2O का है, और ये क्या है, C2H5OH, और ये क्या है, C2H5OH। ये पूरा आपका ग्राफ रहेगा, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं है ना, शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये सारा सिस्टम रहेगा। इसके बाद सारे और एग्जाम्पल आप लेके कर सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट ये रहता है कि, है ना, आप सांद्रता को क्या लें, जैसे आपने कितना लिया 68%, 32%, आप चेंज करोगे तो ये जो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है नहीं बनेगा, है ना, जरूरी, क्योंकि कंसंट्रेशन जरूरी है इसकी।
उसी पे एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनेगा। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है जिसको अपन खत्म कर चुके हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।